देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अठारहवीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन आज संसद में 264 सांसद लेंगे शपथ। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसद लेंगे शपथ। पीएम मोदी आज स्पीकर के उम्मीदवार का रखेंगे प्रस्ताव। 12 बजे तक देना होगा नाम। सहमति नहीं बनी तो पहली बार चुनाव की नौबत आएगी। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी। कैबिनेट बैठक का यह मुद्दों पर हो सकते हैं कड़े फैसले। केजरीवाल की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। बेल देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी, इसके बाद सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली के जल शक्ति मंत्री आतिशी की तबियत बिगड़ी। एलएनजेपी अस्पताल में कराया गया भर्ती। जल संकट को लेकर 21 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थी आतिशी। नीट यूजी गड़बड़ी में सीबीआई ने 5 लोगों पर दर्ज की एफआईआर। 4 राज्यों से 25 लोग अरेस्ट। बिहार ईओयू ने सीबीआई को जांच रिपोर्ट सौंपी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन आज। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन आज संसद में 264 सांसद लेंगे शपथ। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसद लेंगे शपथ। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे से होगी शुरू। लोकसभा स्पीकर कैंडिडेट का नाम आएगा सामने। पीएम मोदी रखेंगे स्पीकर के उम्मीदवार का प्रस्ताव। आज दोपहर 12 बजे तक देना होगा नाम। सहमति नहीं बनने पर पहली बार होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। तो आज दोपहर 12 बजे तक देना होगा नाम। सहमति नहीं बनने पर पहली बार होगा चुनाव। अकेले दम पर बहुमत से दूर है भारतीय जनता पार्टी। एनडीए के सहयोगी करेंगे विचार विमर्श। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन आज संसद में 264 सांसद लेंगे शपथ। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसद लेंगे शपथ। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे से होगी शुरू। लोकसभा स्पीकर कैंडिडेट का नाम आएगा सामने। पीएम मोदी रखेंगे स्पीकर के उम्मीदवार का प्रस्ताव। आज दोपहर 12 बजे तक देना होगा नाम। सहमति नहीं बनने पर पहली बार होगा चुनाव। आज दोपहर 12 बजे तक देना होगा नाम। सहमति नहीं बनने पर पहली बार होगा चुनाव। अकेले दम पर बहुमत से दूर है भारतीय जनता पार्टी। एनडीए के सहयोगी दलों से विचार विमर्श लगातार जारी। तो 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन है आज, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज 18वीं लोकसभा के संसद का दूसरा दिन है, और साथ ही आज लोकसभा स्पीकर का नाम जो है वो प्रस्ताव में रखा जाएगा। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? 18वीं लोकसभा का विशेष सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलना है। इसी बीच आज लोकसभा की दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने में 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी। उस दौरान सबसे पहले जो विपक्ष के करीब 264 सांसद हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी, और उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से आज स्पीकर के नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा। इस प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बनाई जानी है।
अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बन जाती है जिस नाम पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से प्रस्ताव लाया जाएगा और मुहर लगाई जाएगी, अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ सहमति बना लेते हैं तो लोकसभा में स्पीकर के पद के लिए चुनाव नहीं होगा। अगर विपक्ष सहमत नहीं होता है और जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नाम सुझाया जाएगा कैंडिडेट के तौर पर, उसमें अगर असहमति विपक्ष जताता है तो ये तय मान लीजिए कि लोकसभा के अंदर स्पीकर के नाम पर दो कैंडिडेट हो सकते हैं, एक एनडीए का और एक इंडिया गठबंधन का। अब इंडिया गठबंधन किसका नाम सामने लाएगा और एनडीए किसके नाम का प्रस्ताव करता है, तो ये मानना होगा कि दोनों के बीच अब भी चुनाव हो सकता है। तो पहली बार एक ऐसा मामला बनता दिख रहा है कि जिसमें स्पीकर के नाम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक राय नहीं होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के प्रस्ताव की बात बन जाती है कि स्पीकर एनडीए को हो जाए और डिप्टी स्पीकर इंडिया गठबंधन को हो जाए, अगर इन दोनों चीजों पर राय बनती है तो चुनाव टल सकता है, लेकिन इसकी भी उम्मीद बेहद कम नजर आ रही। तो ये उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लोकसभा में स्पीकर के कैंडिडेट के नाम का प्रस्ताव लाया जाएगा, उस नाम पर विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन का क्या अपना रुख होगा, ये देखना होगा कि स्पीकर के नाम पर वो सहमति जताते हैं या फिर विपक्ष के तौर पर उसका विरोध करते हैं और फिर अपने कैंडिडेट का नाम भी प्रस्ताव में लाते हैं, और यानी दो कैंडिडेट होने के बाद चुनाव स्पीकर के पद के लिए होगा। अवंतिका। बिल्कुल, और साथ ही अखिलेश जी देखा जाए तो जानकारी ये मिल रही है कि, और जिस तरीके से आपने भी बताया कि पीएम मोदी लोकसभा स्पीकर का जो नाम है वो पहले रखेंगे, और अगर उस पर सहमति नहीं बनती है तो क्या कुछ जो दिक्कतें हैं वो सामने आ सकती हैं? अगर प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से जिस भी कैंडिडेट के नाम पर मुहर लगाते हैं उस प्रस्ताव को वो लोकसभा के सदन में स्पीकर के पद के लिए रखते हैं, अगर उस पर विपक्ष सहमति नहीं जताता है तो ये देखना होगा और ये मानना होगा, ये संसदीय परंपरा भी है। अगर विपक्ष सहमति नहीं होता है और विपक्ष कहता है कि नहीं, जो सरकार की तरफ से नाम प्रस्ताव में लाया गया उस पर हम सहमत नहीं जताते हैं और मैं अपना कैंडिडेट खुद भी लड़ाना चाहते हैं और उस पर स्पीकर के लिए एक नए नाम के कैंडिडेट के तौर पर विपक्ष के तरफ से लाया जाएगा और फिर उसके बाद दोनों के नामों के आधार पर वहां पर वोटिंग होगी और वोटिंग के आधार पर जो जीतेगा वही लोकसभा का स्पीकर बनेगा। अवंतिका। बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए तो ऐसा क्या चांसेस, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत तो है नहीं, और साथ ही जो सहयोगी दल हैं वो भी लगातार सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी कि वो लोकसभा स्पीकर के पद की मांग कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जिस भी कैंडिडेट का नाम देंगे तो उसमें कितने % चांसेस हैं कि विपक्ष जो है सहमत हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष की रणनीति भी हो सकती है कि वो असहमत हो जिससे चुनाव किया जा सके? देखिए अवंतिका, आपको बता दें कि जो संख्या बल है बीजेपी बहुमत से दूर है कि वो अपने दम पर स्पीकर का चुनाव में जीत दर्ज कर पाए। तो लोकसभा में जब सदन की कार्रवाई में वोटिंग होगी स्पीकर पद के लिए तो भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर उस संख्या तक नहीं पहुंच पा रही कि वो स्पीकर को जिता ले जाए, इसलिए उसके एनडीए के सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसीलिए आज एनडीए की बैठक भी हो रही है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी और उसमें सहयोगी दलों से राय ली जाएगी कि इस नाम पर हम मोहर लगाने जा रहे हैं, इसका प्रस्ताव संसद के सदन में कार्रवाई के दौरान हम स्पीकर पद के लिए रखेंगे। तो आप सभी को सहमति जतानी होगी। ये बात एनडीए की आज जो सर्वदलीय बैठक एनडीए की होगी, इसमें जितने सहयोगी दल शामिल हैं उनकी, अगर उसमें मोहर बैठक में लग जाती है तब उस नाम का प्रस्ताव होगा। और अगर सहमति नहीं बन पाती है, जैसा कि टीडीपी लगातार चाह रहा था, चंद्रबाबू नायडू चाह रहे थे कि लोकसभा का स्पीकर उनकी पार्टी के किसी सांसद को बनाया जाए जी। और अगर ये सहमति नहीं बनती है तो फिर विपक्ष की का जो नाम आएगा, अगर विपक्ष की स्पीकर के पद के लिए अपना कैंडिडेट घोषित करता है तो फिर ये कैसा कहा जा सकता है कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो इंडिया गठबंधन के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर एनडीए की बैठक में आम राय बन जाती है तो फिर विपक्ष के लिए वो आसान नहीं होगा कि वहां चुनाव में अपने कैंडिडेट को उतारे और फिर उसको जिताने की ओर आगे बढ़े और जिता भी ले जाए। लेकिन ये एनडीए की बैठक होने के बाद और सहयोगी दल जो एनडीए के हैं उनकी राय आने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि स्पीकर के पद के चुनाव में इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है, कितनी मजबूती के साथ वो अपनी कैंडिडेट को उतार सकता है और जीत भी सकता है, या फिर
सिर्फ रस्म अदायगी, जैसे कि हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष का भी कैंडिडेट उतारेंगे, लड़ाएंगे, हार भले ही जाए। अवंती। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जब नाम संसद में रखा जाएगा, जो कैंडिडेट हैं उनका नाम जब प्रधानमंत्री सामने रखेंगे, तो देखने वाली बात होगी कि आखिर स्थिति जो है वो कैसी बनती है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के संसद का दूसरा दिन है आज, और आज करीब 264 सांसद शपथ लेंगे, जिनमें राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसद हैं। और इसके अलावा 11 बजे से कार्यवाही की शुरुआत होगी और लोकसभा स्पीकर के कैंडिडेट का नाम भी सामने रखा जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा स्पीकर कैंडिडेट का नाम रखेंगे, और अगर उस नाम पर सहमति बनती है तो ठीक है, अन्यथा फिर लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो विपक्ष भी अपना कैंडिडेट इस बार लोकसभा स्पीकर के चुनाव में उतार सकता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं वो लोकसभा स्पीकर के नाम पर अपनी सहमति जताते हैं या नहीं, क्योंकि लगातार सरकार बनने के बाद से ही जानकारी सामने आ रही है कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो लगातार लोकसभा स्पीकर पद की मांग करते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी और देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बार लोकसभा कैंडिडेट कौन होगा। और बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत का मामला, ईडी की याचिका पर आज होगी सुनवाई। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत का मामला, ईडी की याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में दोपहर 2:30 बजे सुनाया जाएगा फैसला। केजरीवाल का अंतरिम जमानत पर हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत का मामला, ईडी की याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में दोपहर 2:30 बजे सुनाया जाएगा फैसला। केजरीवाल का अंतरिम जमानत पर हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत का मामला, ईडी की याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में दोपहर 2:30 बजे सुनाया जाएगा फैसला। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज केजरीवाल की जमानत के मामला है जिस पर आज भी सुनवाई की जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी है? दिल्ली हाई कोर्ट में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला करीब 2:30 पर सुनाया जाएगा। जी, आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। ईडी ने वहां भी विरोध किया था। अगले दिन सुबह 21 जून को ईडी हाई कोर्ट चली गई। वहां पर हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर स्टे दे दिया था। उसके बाद हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से विक्रम चौधरी, अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे। उन्होंने ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया, पक्ष रखा और दस्तावेज वो रखे जो उन्होंने कहा था कि इन्हीं दस्तावेजों को उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में रखा था, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन दस्तावेजों पर ढंग से ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने में मदद हुई। उन्होंने कहा कि इन पूरे दस्तावेजों को पढ़ा जाए, समझा जाए, इसमें अरविंद केजरीवाल पर आरोप साबित हो रहा है, लिहाजा इनको जमानत नहीं दी जाए। इन तमाम चीजों की दलीलों के बाद दोनों की तरफ, अरविंद केजरीवाल की तरफ से एडवोकेट विक्रम चौधरी और सरकार की तरफ से यानी ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू की दलीलों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला 2:30 पर सुनाया जाएगा। तो अब यह देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिलती है या दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से निचली अदालत को जो स्टे लगाया गया था वो स्टे हटा दिया जाएगा। जो जमानत मिली है वो जमानत की कंटिन्यू हो जाएगी। इसमें एक और कड़ी आपको बताते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ जो स्टे दिया गया था, तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल की थी जिसमें हाई कोर्ट के द्वारा लगाए गए स्टे को कैंसिल करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत से जमानत मिली है, उस पर सुनवाई स्टे हाई कोर्ट ने किया है और सुनवाई अभी जारी है और 25 जून को सुनवाई का फैसला आएगा।
लिहाजा अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करना उचित नहीं है, इसलिए इस पर सुनवाई 26 जून को होगी। तो अवंतिका, आपको खास बात ये बता दें कि निचली अदालत ने 20 जून को जमानत अरविंद केजरीवाल को भले दी, 21 जून को हाई कोर्ट ने उस पर स्टे भले ही लगा दिया, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल के पास जमानत का ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कल इस पर सुनवाई करेगा। 26 जून को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा उस पर जो हाई कोर्ट आज फैसला देने जा रहा है। यानी हाई कोर्ट अगर स्टे कैंसिल करके अरविंद केजरीवाल को जमानत दे देता है तब तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। अगर हाई कोर्ट जमानत को स्टे बरकरार रहते हुए जमानत को कैंसिल कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई के पूरे चांस हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी पर होगा जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के स्टे यानी जमानत को रोकने के विरोध में दी है। अवंतिका, बिल्कुल। और साथ ही अखिलेश जी, देखिए लगातार जमानत याचिका का जो विरोध है वो ईडी करती हुई नजर आ रही है, लगातार ईडी की तरफ से दलीलें भी दी जा रही हैं, तो क्या लगता है कि आज केजरीवाल को राहत मिल जाएगी या फिर नहीं? ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू जब पेश हुए तो उन्होंने वो फाइल और वो दस्तावेज, वो सारे फैक्ट हाई कोर्ट में रखे। उन्होंने कहा कि ये सारे तथ्य उन्होंने और दस्तावेज निचली अदालत दिल्ली की राउ जेवन्नू कोर्ट में रखे थे, लेकिन राउ जेवन्नू कोर्ट पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए वही सारे दस्तावेज हम हाई कोर्ट को दिखाना चाहते हैं, हाई कोर्ट को बताना चाहते हैं। वो सभी तथ्य हाई कोर्ट को देना चाहते हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल पर आरोप सिद्ध होता नजर आ रहा है और उन पर आरोप साबित होते नजर आ रहे हैं। लिहाजा इनको जमानत नहीं दे जानी चाहिए। जो निचली अदालत ने जमानत दी है उसे रद्द कर जमानत इनकी कैंसिल की जानी चाहिए और इनको अभी तिहाड़ जेल में ही रहना चाहिए। तो ये उम्मीद की जा रही है कि ईडी ने जो दलीलें दी हैं उन पर हाई कोर्ट गौर करता है, और अगर हाई कोर्ट गौर करता है, उनको वो दलीलों को सही मानता है, जो तथ्य दिए हैं उनको कोर्ट को लगता है कि ये सही है, जमानत नहीं देनी चाहिए, तो लगता है कि केजरीवाल को जमानत नहीं मिल पाएगी और उनको एक बार फिर तिहाड़ जेल में अभी आगे रहना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में जो 26 जून को सुनवाई होगी उसका इंतजार करना होगा। अवंतिका, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। जमानत का ये मामला है जिसको लेकर सुनवाई की जाएगी। देखने वाली बात है कि आखिर आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। फिलहाल इस मामले की सुनवाई दोपहर करीब 2:30 बजे की जाएगी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की बिगड़ी तबीयत। आतिशी को LNJP अस्पताल में कराया गया भर्ती। 21 जून को शुरू की थी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। आपका आरोप हरियाणा सरकार नहीं दे रहा पानी। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में भर्ती हैं जल शक्ति मंत्री आतिशी। बता दें कि आतिशी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं और दिल्ली वासियों में पानी की समस्या को लेकर 21 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं जल शक्ति मंत्री आतिशी। आतिशी को LNJP अस्पताल में कराया गया भर्ती। आपका आरोप हरियाणा सरकार नहीं दे रहा पानी। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में भर्ती हैं आतिशी। दिल्ली के जल शक्ति मंत्री आतिशी की बिगड़ी तबीयत। इक्कीस जून को शुरू की थी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। आपका आरोप हरियाणा सरकार नहीं दे रहा पानी।
आतिशी को एलएनजेपी हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो 21 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है आतिशी और जानकारी मिल रही है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है, तो क्या लगता है कि उनकी भूख हड़ताल ये समाप्त हो जाएगी? दिल्ली की जल शक्ति मंत्री 21 जून से दिल्ली वासियों की प्यास बुझाने के लिए दिल्ली के दक्षिण इलाके के भोगल में भूख हड़ताल पर बैठी। भूख हड़ताल उनकी 21 जून से शुरू हुई थी, लेकिन अचानक देर शाम कल उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने उनके शरीर की जांच की, उनका शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, इन सब का जांच किया तो आम आदमी पार्टी की तरफ से और कैबिनेट मंत्री दिल्ली के सौरभ भारद्वाज की तरफ से बताया गया कि ब्लड प्रेशर उनका डाउन हो रहा है, शुगर लेवल काफी गिर रहा है, इसलिए और कीटोनिन उनका बढ़ रहा है यूरिक में। तो यूरिन में अगर कीटोनिन बढ़ रहा है तो इन तीन चीजों के मद्देनजर कर डॉक्टर ने उनको अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी थी। लेकिन आतिशी ने कहा था कि वो दिल्ली वासियों की प्यास बुझाने के लिए बैठी है कि जो हरियाणा की भाजपा सरकार है वो दिल्ली वासियों को पानी नहीं दे रही। उनका यह कहना था कि दिल्ली वासियों को करीब 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है, जबकि इस समय करीब 96-97 करोड़ गैलन ही पानी मिल रहा है और उस लिहाज से देखा जाए करीब 32 करोड़ गैलन पानी उनको और जरूरत है, जबकि दिल्ली में उसकी पूर्ति हो पाए। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार सबको चिट्ठी लिखी, सबसे पानी की छोड़ने की मांग की ताकि दिल्ली में पानी बढ़ पाए। लेकिन इन तमाम चीजों को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। ये सौरभ भारद्वाज कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया, उन्हीं की तरफ से बताया गया कि कीटोनिन यूरिन में बढ़ने के बाद, शुगर लेवल घटने के बाद और बीपी भी उनका घटने के बाद उनको पर कल डॉक्टरों की सलाह पर एलएनजेपी हॉस्पिटल दिल्ली में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। उनका स्वास्थ्य ठीक होने पर एक बार फिर वो भूख हड़ताल पर बैठेंगी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि जल शक्ति मंत्री आतिशी का कहना है कि वो शरीर में जब तक जान रहेगी तब तक वो भूख हड़ताल पर बैठेंगी और जैसे उनको स्वास्थ्य लाभ होता है एक बार फिर वो अपने उसी स्थान पर भूख हड़ताल शुरू करेंगी। और भूख हड़ताल उन्होंने अभी खत्म नहीं की, भले वो अस्पताल में भर्ती कराई गई। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अभी भी भूख हड़ताल जो है वो खत्म नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली के जल शक्ति मंत्री आतिशी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लगातार 21 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनका कहना है कि वो हॉस्पिटल से वापस आने के बाद दोबारा से अपनी भूख हड़ताल शुरू करेंगी और साथ ही उनका आरोप भी है कि हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रहा है। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर चर्चित मस्जिदों पर चलेगा बुलडोजर। वाई ब्लॉक पार्क के अंदर अतिक्रमण कर बनाई गई थी मस्जिद। वाई ब्लॉक पार्क के अंदर अतिक्रमण कर बनाई गई थी मस्जिद। कई संस्थाएं और एमसीडी लड़ रहे थे प्रशासनिक लड़ाई। आज इस अवैध मस्जिद के ढांचे को गिराया जाएगा। कई संस्थाएं और एमसीडी लड़ रहे थे प्रशासनिक लड़ाई। आज इस अवैध मस्जिद के ढांचे को गिराया जाएगा। मौके पर तमाम आला अधिकारी और फोर्स तैनात। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके का पूरा मामला। तो चर्चित मस्जिदों पर चलेगा बुलडोजर। खबर हम आपको राजधानी दिल्ली से बता देते हैं, जहां पर वाई ब्लॉक पार्क के अंदर अतिक्रमण कर बनाई गई थी मस्जिद। कई संस्थाएं और एमसीडी लड़ रहे थे प्रशासनिक लड़ाई। आज इस अवैध मस्जिद के ढांचे को गिराया जाएगा।
तो वहीं बढ़ते हैं खबरों में आगे और खबर आपको बता दें जहां पर राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आज सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। आज सुबह 11 बजे से होगी कैबिनेट की बैठक। लोक भवन में होगी यूपी कैबिनेट की बैठक। आज सुबह 11 बजे से होगी कैबिनेट की बैठक। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आज सुबह 11 बजे से होगी कैबिनेट की बैठक। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, आज अहम कैबिनेट बैठक की बात सामने आ रही है और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में आज कई जो कड़े फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। तो आखिर क्या जानकारी है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर चर्चा करके जो कड़े फैसले हैं वो लिए जा सकेंगे? देखिए अवंतिका, तकरीबन 1.5 घंटे बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक चालू होगी और लखनऊ के लोक भवन में ये कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है और तमाम कैबिनेट मंत्रियों को क्योंकि कैबिनेट बैठक शुरू लाजमी है, तो सभी एक एक करके जो मंत्री हैं कैबिनेट के वो बैठेंगे, वो पहुंचेंगे और अपने अपने विभागों के प्रस्ताव उन्होंने लंबे समय से तैयार किए हैं कि किस चीज में चाहिए, सबसे ज्यादा जो इस चीज पे है कि किन शिवा, आपकी आवाज हम तक ठीक तौर पर आ नहीं पा रही है। जी, आपकी आवाज हम तक ठीक तौर पर आ नहीं पा रही है। हम आपसे दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। बता दें कि आज सुबह 11 बजे से कैबिनेट बैठक होनी है। उत्तर प्रदेश सरकार की अहम कैबिनेट बैठक होगी जिसमें कई अहम फैसले लेने के बाद भी जानकारी मिल रही है। सुबह 11 बजे से होगी कैबिनेट की अहम बैठक। तो वहीं उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक होगी जिसमें कई अहम फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। कुछ ही देर में लगभग सुबह 11 बजे से कैबिनेट बैठक की शुरुआत होगी। लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और साथ ही कई जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस बैठक में उपस्थित नजर आएंगे। लगभग सुबह 11 बजे इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। और दोबारा से हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ गए हैं। जी शिवा, देखा जाए तो पिछली बार भी लोक भवन में बैठक हुई थी कैबिनेट की और उस दौरान भी कई जो फैसले हैं वो लिए गए थे। इस बार फिलहाल देखा जाए तो किन ऐसे मुद्दे हैं या फिर कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है? जिस तरीके से जी पार्टी का उसको देखते हुए सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री का फोकस है कि जो प्रस्ताव पास किए जाए से जोड़े सीधे, चाहे वो भर्ती चीज को शिक्षा साथ साथ इन सभी चीजों से लेकर के जो प्रक्रिया है उनको मुख्यमंत्री लखनऊ में तकरीबन लोक भवन में जहाँ में पूरी बैठक होगी कैबिनेट की और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं तकरीबन 1.5 घंटे बाद लोक भवन में पहुंचना शुरू होंगे और सभी मंत्री अपने अपने विभागों के जो फाइल है वो हाथ में लेकर के पहुंचेंगे कि किस तरीके उन्होंने कितने दिन में क्या एजेंडा तैयार किया है, किन लोगों को लेकर के भर्ती करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जोर हम देख रहे हैं सरकार कैसे हो सकती है, कितने एम्प्लॉयमेंट सकते हैं उससे खुशी मिलती है। तो सबसे ज्यादा भर्तियों और साथ ही साथ चिकित्सा को लेकर के कितना बेहतर उत्तर प्रदेश के अंदर हम कर सकते हैं। गृह विभाग को लेकर के अटकलें ये बताई जा रही है, जो पुलिस की भर्तियां हैं उनको हरी झंडी दिखानी है, चाहे वो होमगार्ड। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कई ऐसी चीजें हैं और कई ऐसे जिन पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं, प्रस्ताव जो है आज पारित हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें कि कई ऐसी अहम चीजें हैं जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में कई अहम जो प्रस्ताव हैं वो पास किए जा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा का परिणाम सामने आया था उसके बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त मूड में नजर आ रहे हैं और साथ ही जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और साथ ही जनता के जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर जनता को लगता है कि सरकार ने काम नहीं किया है, खास तौर पर उन मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
निर्देश दे रहे हैं, वैसे प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव भी 2027 में होना है उत्तर प्रदेश में। उसको लेकर के भी अभी से ही कमर कस के तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है और कैबिनेट बैठक में भी इसी से रिलेटेड जो है प्रस्ताव पास किए जाएंगे। और साथ ही देखा जाए तो 11 बजे से कैबिनेट बैठक की शुरुआत होगी, लोक भवन में बैठक होगी और कई ऐसे अहम क्षेत्र हैं जिन पर चर्चा की जाएगी और उन पर अहम प्रस्ताव पास किए जाएंगे। खासतौर पर चिकित्सा, शिक्षा जैसे अहम क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो वही खबर आपको बता दें, जहां पर एमएलसी उपचुनाव के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। स्वामी प्रसाद मौर्य के त्याग पत्र से खाली हुई थी सीट। स्वामी प्रसाद मौर्य के त्याग पत्र से खाली हुई थी सीट। एक सीट के उपचुनाव के लिए मंगलवार से नामांकन। नामांकन पत्र 2 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। एक सीट के उपचुनाव के लिए मंगलवार से होगा नामांकन। नामांकन पत्र 2 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। शिवा, एमएलसी सीट के लिए नामांकन की शुरुआत जो है वो आज से हो चुकी है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? देखिए अवंतिका, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का जब दामन स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस साल फरवरी के महीने में छोड़ा था तो उन्होंने एमएलसी की पद से भी इस्तीफा दे दिया था, जो कि विधानसभा की बहुत बहुमत सीट मानी जाती है। और ऐसे में आज से यानी कि मंगलवार का वो दिन है, आज से लेकर 2 तारीख तक जो नामांकन की प्रक्रिया है वो खोल दी गई। यानी कि आज से कोई भी पार्टी का जो राजनीतिक दल का जो नेता होगा जिसको पार्टी आला कमान उतारेंगे एमएलसी चुनाव के लिए, वो आज से नामांकन दाखिल कर सकेंगे। और 2 तारीख के बाद से कोई भी नामांकन दाखिल नहीं होगा, चूंकि 3 की उसकी जांच होगी और 5 जुलाई तक उसके नाम वापसी के आदेश होंगे। इस उपचुनाव को लेकर के जो 12 जुलाई 12 तारीख है उसका दिन मुकल्लर किया गया है कि 9 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक वोटिंग होनी है। और वोटिंग सिर्फ विधायक ही कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो विधानसभा कोटे से पूरी सीट आती है। और शाम को 5 बजे उसके जो वोटिंग होगी उसके परिणाम भी आएंगे, तो 12 तारीख को ये भी पता चल जाएगा इसमें जो एमएलसी सीट है वो किसके खाते में आई है, कांग्रेस सपा के या फिर भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन ज्यादातर हमने देखा है क्योंकि जो कि विधायकों को ही वोट करने हैं इस एमएलसी सीट के लिए, तो ज्यादातर जो विधायक है यानी कि 449 जो विधायक है वो भारतीय पार्टी के पास में है। तो अमूमन इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी एमएलसी का जो उम्मीदवार है अगर इस चुनाव में उतरेगा तो जाहिर सी बात है कि वोट उसके ही खाते में गिरेंगे और उसी की जीत होगी। और इसको देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से अपना जो कैंडिडेट है वो ना उतारे। ये हमको मालूम है कि उनके खाते जो सीटें हैं वो ना के बराबर की हैं, बहुत कम है। जो सीटें बाकी बची हुई हैं जो सहयोगी दल के साथ में है वो लगभग भाजपा के खाते में गिरेगी। तो ये बहुत मुनासिब होगा कि भाजपा अपना कैंडिडेट उतारे चुनाव में। और जरूर देखने वाली बात होगी कि आज से लेकर जिस भी कैंडिडेट को उतारेंगे उसकी जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो 12 जुलाई को संपन्न होकर उसका परिणाम आ जाएगा। तो आज से जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये 2 जुलाई तक जारी रहेगी। बिल्कुल, और साथ ही जैसे कि शिवा आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी एमएलसी के उपचुनाव में अपना जो कैंडिडेट है वो उतारेगी या नहीं? देखिए अवंतिका, टेक्निकली इसमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है क्योंकि वोटिंग जो है वो विधायकों को ही करनी है और समाजवादी पार्टी के पास में कांग्रेस को भी अगर मिला तो उतने विधायक उनके पास नहीं है। अगर सब उनके हित में ही वोट जाते हैं तब भी बीजेपी के अगर वोट अपने खाते में अपनी सही जाते हैं तो बीजेपी की जीत तय होगी। और समाजवादी और कांग्रेस को मिलाकर के भी और सहयोगी दल को मिलाकर के भी वोट अगर समाजवादी पार्टी के खेमे में जाते हैं तो उनकी हार जरूर रहेगी। तो इसलिए एक ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी बहुमूल संख्या को देखते हुए अपना कैंडिडेट ना उतारे। हालांकि ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि एमएलसी चुनाव जो में जो बीजेपी का जो खास करके जो प्रत्याशी होगा उसको वोट मिलने की उम्मीद ज्यादा है, उसकी जीतने की है। लेकिन देखने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से कौन कौन सा एमएलसी का उम्मीदवार उतारती है और किसके खाते में लगभग 12 तारीख को कितने वोट गिरते और कौन जीत का पट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि एमएलसी के उपचुनाव के लिए आज से लेकर के 2 जुलाई तक नामांकन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और साथ ही सभी जो विधायक हैं वो एमएलसी के चुनाव के लिए वोट करते हैं। तो देखने वाली बात है कि फिलहाल कौन कौन सा कैंडिडेट जो है वो उतारा जाएगा। और साथ ही जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी कि बीजेपी के जीतने के चांसेस उपचुनाव में ज़्यादा हैं, क्योंकि बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा है। फिलहाल समाजवादी पार्टी एमएलसी के उपचुनाव में अपना कैंडिडेट उतारती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। और नामांकन पत्र आज से 2 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। एमएलसी सीट विधानसभा क्षेत्र कोटे से आती है और साथ ही एमएलसी सीट काफी महत्वपूर्ण भी है। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी एमएलसी की सीट से भी इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ये सीट खाली हो गई है और इसके लिए उपचुनाव होना है आज। और आज से लेकर 2 जुलाई तक नामांकन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। 2 जुलाई तक नामांकन किया जाएगा और एक सीट के उपचुनाव के लिए मंगलवार से नामांकन। तो वही खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर बीजेपी आज मनाएगी काला दिवस। आपातकाल की बरसी को काला दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी आज मनाएगी काला दिवस। आपातकाल बरसी को काला दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में किया जाएगा कार्यक्रम। सुबह 11:30 बजे से लोकनायकों का विधि सम्मान करेगी बीजेपी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी में रहेंगे मौजूद। और आपको बता दें कि काला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में बीजेपी के लोग होंगे शामिल। प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता भी होंगे शामिल। तो बीजेपी आज मनाएगी काला दिवस। आपातकाल की बरसी को लेकर के बीजेपी आज मनाएगी काला दिवस। आपातकाल की बरसी को काला दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। शिवा, जानकारी मिल रही है कि बीजेपी आज आपातकाल की बरसी को काला दिवस के रूप में मनाएगी। क्या इसका जो आयोजन है वो पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर किया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी कहा गया है, प्रदेश के अंदर जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री और तमाम जो नेता हैं, वो जो केंद्र में जब सरकार 25 जून 1975 में तब ये इमरजेंसी केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई थी और केंद्र में राज था कांग्रेस सरकार का। तब से 25 जून को इमरजेंसी की बरसी मनाई जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर विरोध जताते हुए आज का दिन उसको काला दिवस के रूप में मानती है। और आज ही उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह बीजेपी के कार्यक्रम भी लगे हुए हैं, जिसमें कि लखनऊ के चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सहकारिता भवन में तकरीबन 11:30 बजे लोकनायकों का विधि सम्मान करेगी। वहां पर बैठक का आयोजन किया जाएगा, तमाम के भाषण भी होंगे और साथ ही साथ ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है उनका भी लखनऊ के अंदर कार्यक्रम है। केशव प्रसाद मौर्य का झांसी में अपना कार्यक्रम है। काला दिवस के विरोध में वहां पर भी जो कार्यक्रम है वो मनाया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो अपने गृह जनपद गोरखपुर जिले पर है, वहां पर भी कार्यक्रम मनाया जाएगा। ऐसे ही तमाम जो मंत्री हैं, नेता हैं भारतीय पार्टी के प्रदेश के अलग जिलों में अपनी तरीके से बरसी की उसको काला दिवस के रूप में उसका विरोध जता रही है को लेकर के। बिल्कुल, और साथ ही जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि दोनों ही डिप्टी सीएम अलग अलग जगहों पर मौजूद रहेंगे और इसके अलावा जिस तरीके से काला दिवस मनाया जा रहा है, क्या इस जो कार्यक्रम का आयोजन करेंगे इसमें मुख्यमंत्री के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है? देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री का गृह जनपद गोरखपुर है, इसलिए मुख्यमंत्री खुद गोरखपुर में रहेंगे और गोरखपुर में उनके कुछ कार्यक्रम है, उन्हीं में से कार्यक्रम इसी का एक माना जा रहा है कि आपातकालीन जो बीजेपी लगातार कहती है कि लोग
की हत्या कर गई आपातकाल लगा करके कांग्रेस ने, तो उसके विरोध में जो काला दिवस मनाएगी उसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर है, तो गोरखपुर में ही उनका शेड्यूल्ड कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री ने और बीजेपी के आलाकमान ने इस बात को बोला है कि बीजेपी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति है इस आपातकाल की बरसी को वो विरोध के रूप में और उसका विरोध प्रदर्शन जो है उसको पूरी तरीके से अहिंसा के तौर पे नहीं, लेकिन हाँ अपने अपने तरीके से शेड्यूल कार्यक्रम के तौर पे उसको मनाएं। तो आज हमको लगभग उत्तर प्रदेश के हर एक जिलों में हमको ये जो आपातकाल की बरसी है वो विरोध के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिली, तो इसके तहत सभी जो मंत्री और खुद मुख्यमंत्री हैं वो अपने अपने तरीके से अपने अपनी जगहों पे इस प्रोग्राम को शेड्यूल कर मनाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी काला दिवस के रूप में मनाएगी, जहां पर आपातकाल की बरसी को काला दिवस के रूप में बीजेपी मनाती हुई नजर आएगी और इस दौरान बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, मंत्री भी शामिल होंगे। और आपको बता दें कि खुद दोनों डिप्टी सीएम भी अलग अलग जगहों पर मौजूद रहेंगे, जहां पर वो काला दिवस के रूप में आज मनाएंगे। यूपी के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, उनकी अध्यक्षता में इसका आयोजन किया जाएगा और साथ ही सुबह लगभग 11:30 बजे से लोकनायकों का भी विधि विधान से सम्मान किया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी में मौजूद रहेंगे, तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लखनऊ में मौजूद रहने की बात सामने आ रही है। तो वही खबर श्रावस्ती से बता दें, जहां पर लंबे इंतजार के बाद मौसम हुआ खुशनुमा। 44 डिग्री सेल्सियस तापमान से जिलेवासियों को मिली राहत। 44 डिग्री तापमान से जिलेवासियों को मिली राहत। उत्तरी पछुआ हवाओं से नीचे खिसका पारा। आसमान में घनघोर काली घटाओं ने डाला डेरा। उत्तरी पछुआ हवाओं से नीचे खिसका पारा। आसमान में घनघोर काली घटाओं ने डाला डेरा। नेपाल के पहाड़ों पर जमकर हो रही बारिश। जिले में कई स्थानों पर हुई बारिश और बूंदाबांदी। खबर श्रावस्ती से, जहां लंबे इंतजार के बाद मौसम हुआ खुशनुमा। 44 डिग्री सेल्सियस तापमान से जिलेवासियों को मिली राहत। उत्तरी पछुआ हवाओं से नीचे खिसका पारा। आसमान में घनघोर काली घटाओं ने डाला डेरा। उत्तरी पछुआ हवाओं से नीचे खिसका पारा। आसमान में घनघोर काली घटाओं ने डाला डेरा। नेपाल के पहाड़ों पर जमकर हो रही बारिश। जिले में कई स्थानों पर हुई बारिश और बूंदाबांदी। लगातार बढ़ती गर्मी के बाद मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जहां पर श्रावस्ती की अगर बात करें तो लंबे इंतजार के बाद वहां पर मौसम बदला है और साथ ही मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद 44 डिग्री सेल्सियस के तापमान से जिलेवासियों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है और अब मौसम खुशनुमा हो गया है और जिससे जो पारा है वो भी 44 डिग्री से कम होता नजर आ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से काले बादल छाए हुए हैं, जिससे श्रावस्ती वासियों के भी जो खुशी का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। उनको गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो काले बादल हैं वो हर ओर छाए हुए हैं। जानकारी मिल रही है कि नेपाल के पहाड़ों पर भी जमकर बारिश हो रही है, जिससे मैदानी इलाकों में जो मौसम में परिवर्तन है वो देखने को मिल रहा है और साथ ही गर्मी से राहत भी मिल रही है। तो आसमान में घनघोर काली घटाओं ने डाला डेरा। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको राजधानी दिल्ली से बता देते हैं।
जहां मकान में आग लगने से 4 लोगों की हुई मौत। दिल्ली के प्रेम नगर के मकान में लगी आग। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से इन्वर्टर से सोफे में लगी थी आग। तो दिल्ली के प्रेम नगर में मकान में लगी आग। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से इन्वर्टर में सोफे में लगी थी आग। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से हुआ कोहराम। तो खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर मकान में आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत। दिल्ली के प्रेम नगर में मकान में लगी थी भीषण आग। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया था काबू। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से एक और खबर सामने आ रही है। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता देते हैं। और राजधानी दिल्ली से खबर, जहां सरोगेसी से जुड़े नियमों में किया गया बदलाव। बड़ी खबर, जहां सरोगेसी से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। मोदी सरकार ने सरोगेसी नियमों में किया है बदलाव। सरोगेसी से मां बनने वाली महिला को 180 दिन का मिलेगा अवकाश। पिता को भी 15 दिन की छुट्टी का मिलेगा अवकाश। मोदी सरकार ने सरोगेसी के नियमों में किया है बदलाव। सरोगेसी से मां बनने वाली महिला को 180 दिन का मिलेगा अवकाश। मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन भी किया है जारी। मोदी सरकार ने सरोगेसी के नियमों में किया बदलाव। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सरोगेसी से मां बनने वाली महिला को अब 180 दिन का मिलेगा अवकाश और साथ ही पिता को भी 15 दिन का मिलेगा अवकाश। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबर। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। और सीतापुर से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको सीतापुर से बता देते हैं, जहां पर खुलेआम लोगों के जीवन के साथ हो रहा खिलवाड़। स्वास्थ्य विभाग नहीं दे रहा है ध्यान। जिसके चलते नाबालिग कर रहे हैं इलाज। स्वास्थ्य विभाग नहीं दे रहा है ध्यान। और इसी बीच तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। तंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी। पच्चीस जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था।
उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी, से मोरारजी देसाई जी, श्री जयप्रकाश नारायण जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। आज जब 50 वर्ष के उपरांत हम इमरजेंसी की उन यादों को स्मरण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही है जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। कैसे उन्होंने संविधान की मूल आत्मा कही जाने वाली प्रेम्बल में संशोधन करके उसकी आत्मा को नष्ट करने का प्रयास किया था। कैसे कांग्रेस ने उस समय देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। कैसे न्यायालय के अधिकारों को कांग्रेस पार्टी ने उस समय में बंधक बना के रख दिया था। और आज भी कांग्रेस पार्टी में भले ही नेतृत्व बदला हो, लेकिन उसका चेहरा बदला हो, लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है। ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन भारत के बाहर जाकर के भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत की चुनाव प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, भारत के बाहर जाकर के भारत को और इसके लोकतंत्र को कोसते हैं। भारत के अंदर हर चुनाव की प्रक्रिया में बाधा पैदा करके ईवीएम पर अपने अकर्मण्यता का दोष थोपने का प्रयास करते हैं। एक तरफ कांग्रेस का यह तानाशाही पूर्ण रवैया, जिसने आज से नहीं या 1975 में ही नहीं, आजादी के तत्काल बाद संविधान अंगीकार करने के मात्र 2 वर्ष के अंदर ही देश के संविधान में संशोधन करके धारा 370 को उसमें जबरन डाल करके देश के अंदर देश की अखंडता को चुनौती देने वाली धारा 370 को डालने का प्रयास किया था। इसके उपरांत भी समय समय पर कभी मीडिया पे को प्रतिबंधित करके, कभी अन्य तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के सभी स्तंभों को कमजोर करने का प्रयास किया था। 1975, 25 जनवरी 1975 उसकी पराकाष्ठा के रूप में इस देश ने और दुनिया ने देखा था। 1975 की इमरजेंसी की घटना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1975 में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को फिर से बहाल करने के लिए, नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिन लोगों ने जेल की यातनाओं को सहा था, जिन लोगों ने उस कालखंड में लोकतंत्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का कार्य किया था, हमें आश्चर्य होता है कि उनकी वर्तमान पीढ़ी उसी कांग्रेस की गोद में बैठ करके देश को
फिर से कांग्रेस की तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी पंग दायरे की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही है। कांग्रेस आज भी उसी रास्ते पर चल रही है और उसी का परिणाम है। जहां भी कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें हैं, उनका रवैया, उनकी कार्यप्रणाली, उनके द्वारा किए जाने वाले कृत्य इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके जो सहयोगी हैं, बंगाल में टीएमसी है, केरल के उनके सहयोगी हैं, या तमिलनाडु के उनके सहयोगी हैं, या कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें जहां कार्य कर रही हैं, उनकी कार्य पद्धति को आप देखें। जो लोग जनता को गुमराह करके संविधान के नाम पर संसद की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, वे लोग कभी अपने गिरेबान में भी झांक के देखें। क्या उन्होंने सही मायने में संविधान का पालन किया था? क्या ये सच नहीं कि देश की संसद में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने वहां पर जिस प्रकार का आचरण किया था, एक बिल को संसद के फ्लोर पर ही किस तरीके से अपमानित करने का काम किया था, वहां फाड़ने का काम किया था, ये क्या किसी से छुपा हुआ है? या अन्य अनेक ऐसे कृत्य जिसने लोकतंत्र को कमजोर किया है और लगातार देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, ये सभी कांग्रेस के वे कृत्य हैं जिसके लिए कांग्रेस को यह देश कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस की इस तानाशाही में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी बने उन सभी राजनीतिक दलों को भी, जिनका उदय ही देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ था, आज वे कांग्रेस की गोदी में बैठ करके जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, यह देश और इस देश की जनता उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस को और कांग्रेस के इन सभी सहयोगियों को जिन्होंने लोकतंत्र को कमजोर किया है, संविधान के प्रावधानों को समय समय पर मानने से इनकार किया है, इसके लिए आज इमरजेंसी की 50 वर्ष पूरे होने पर इन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए अपने इस कृत्य के लिए और अपने न केवल चेहरे को बल्कि चरित्र को देश के संसदीय लोकतंत्र के अनुरूप ले जाने के लिए अपने आप को तैयार कर। और यहाँ पर आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने आपातकालीन की बात की और साथ ही कांग्रेस पर भी तंज कसे। बता दें आपको कि आज आपातकालीन की बरसी है, जिसको लेकर के बीजेपी भी आज काला दिवस के रूप में मनाएगी और इसी के संबंध में आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुना। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपातकालीन की बरसी को लेकर के कांग्रेस सरकार पर तंज कस रहे थे। उनका कहना था कि किस तरीके से आपातकालीन लगाया गया था, उस दौरान कई लोगों की जान गई और कई अहम ऐसे कई बड़े नेता हैं जिन्हें जबरदस्ती जेल में भी डाला गया। और देश की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।